तो दोस्तों चलिए बांकेलाल के साथ एक और मस्ती भरे सफर पे निकलते हैं। आज हम जो कहानी लेके आए हैं उसका शीर्षक है बांकेलाल और जादूगर डांगा। एक रात उधमपुर का राजा उधम सिंह अपने शयन कक्ष में बेचैनी के आलम में टहल रहा था। ये बांकेलाल ही मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। यदि यह न होता तो आज विशालगढ़ मेरी राजधानी होता। कम वक्त ने कितनी होशियारी से कुछ ही समय में मेरी निश्चित विजय को न केवल पराजय में बदल दिया बल्कि मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आजीवन संधि का प्रस्ताव विक्रम सिंह के पास भेजूं। काश ये बांकेलाल एक बार मेरे हत्थे चढ़ जाए, मैं इसकी बोटी बोटी चबा डालूं। बांकेलाल और राजा उधम सिंह के विषय में जानने के लिए राजकोमिक्स के 87 अंक कर बुरा हो भला अवश्य पढ़े। इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तभी उधमपुर के जाने माने जासूस चौपट और पोपट ने राजा के शयन कक्ष में प्रवेश किया। महाराज की जय हो। बिना इजाजत इस समय आपके शयन कक्ष में प्रवेश करने के लिए क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें वह कारण बताएं जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद हराम हुई है। हाँ महाराज, कारण बताएं। तो ये पोपट और चौपट दोनों महाराज उधम सिंह के जासूस हैं और इन्हीं के कारण बांकेलाल करबुरा हो भला में राजा से जीत हासिल की थी। राज जासूसों, तुम शायद कारण जानकर भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकोगे, इसलिए बीच में बोलने की गुस्ताखी माफ महाराज, लेकिन हम जासूसों के जासूस पोपट चौपट आपको परेशानी दे सकते। एक जासूस ने महाराज की बात बीच में ही काट कर बोला, जी महाराज, हम आपको ना देखें यह तो हो नहीं सकता, लेकिन हम आपको इस तरह परेशान हाल नहीं देख सकते हैं। दूसरा जासूस बोलता है, तो सुनो पोपट और चौपट, क्या तुम लोग बांकेलाल का अपहरण करके उसे यहाँ ला सकते हो? महाराज ने अपने दिल की बात बता दी। बांकेलाल का अपहरण? दोनों की टांगे खड़ी होगी। हाँ, तुम दोनों किसी तरह से उसे मेरे पास ले आओ। मैं उस कमीने को बहुत भयंकर सजा दूंगा। मैं उसकी बोटी बोटी कर दूंगा। महाराज, यदि आपकी बेचैनी के कारण बांकेलाल ही है तो हम जासूस आपके विश्वास दिलाते हैं कि जल्दी बांकेलाल आपके कदमों में होगा। बड़ी डींगे हाँक रहा है दोनों पोपट और चौपट। लेकिन यह सब इतने गुप्त ढंग से होना चाहिए कि हमारे और तुम्हारे अतिरिक्त किसी को भी इस बात की भनक तक ना लगे। ऐसा ही होगा महाराज। फिर जासूसों की जोड़ी राजा के शयन कक्ष से बाहर निकल गई। फिर दूसरे ही दिन वो जासूस जोड़ी विशालगढ़ के राजमहल के इर्द गिर्द मंडरा रही थी। भाई पोपट, अच्छा होता कि हम लोग किसी ठोस योजना अनुसार अपना कार्य करते। मैं भी यही सोच रहा था भाई चौपट। दोनों विचार कर रहे। दोनों एक पल के लिए सोच में मग्न हो गए। एकाएक भाई पोपट, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्या? देखो, यह तो हम जानते हैं कि बांकेलाल राजा विक्रम सिंह को इतना चाहता है कि वो उनके लिए अपनी जान पर भी खेल सकता है। और इधर ठीक इसी समय दरबार जाने के लिए तैयार होता बांकेलाल सोच रहा था, बहुत दिनों से कोई ऐसा अवसर हाथ नहीं लगा कि मैं अपने रास्ते का रोड़ा यानी राजा विक्रम सिंह को रास्ते से हटाने की कोई यत्न करता। बांकेलाल तो हमेशा ऐसी फिराक में रहता है कि किसी तरह से राजा विक्रम सिंह मर जाए और राजगद्दी उसे मिल जाए और वो राजा बन जाए। लेकिन हर बार जो प्लान बनाता है उसकी टंग टूट जाती है और वो करता बुरा है लेकिन भला हो जाता है। लेकिन मैं शीघ्र ही कोई ऐसी ठोस योजना बनाऊंगा जिससे कि बांकेलाल के मस्तिष्क में कोई नई शरारत के कीड़े बुलबुला ही रहे थे कि तभी अरे यह क्या, कुछ आके गिरा उसके कमरे में। फिर बांकेलाल ने जमीन पर गिरा तुरा मुरा कागज का टुकड़ा उठाया और खोलने लगा। लगता तो यह है कि संदेश पत्र ही है, लेकिन इसे किसने और क्यों फेंका है? फिर पुर्जे पे लिखी इबारत को पढ़ते हुए वह बुरी तरह से चौंक पड़ा। बांकेलाल, राजा विक्रम सिंह की जिंदगी खतरे में है। यदि तूने उसकी मदद करना चाहते हो तो आज रात को नगर के शिव मंदिर में अकेले ही पहुंचो। राजा और तुम्हारा शिव चिंतक। अब बांकेलाल सोच में पड़ गया। तो इसका मतलब राजा विक्रम सिंह की जिंदगी खतरे में है। वाह, यह तो मेरे लिए शुभ सूचना है। और इस संदेश में लिखा है कि मैं राजा की मदद के लिए पहुंचू। बाहर में जाए राजा, मुझे क्या जरूरत है उसकी मदद करने की? वह कल मरता है तो आज मरे, ताकि विशालगढ़ का राज सिंहासन मेरा हो सके। बांकेलाल के लिए तो शुभ समाचार था। तभी एक विचार बिजली की तरह उसके मस्तिष्क में कौंधा, बेटा बांके, तो राजा की मदद करे ना करे, लेकिन तुझे इस संदेश वाहक तक पहुंचना ही पड़ेगा, वरना हो सकता है कि वो तुझे राजा की मदद के लिए पहुंचता न दे, किसी अन्य की मदद का संदेश पहुंचा दे। यह तेरे हित में नहीं होगा। तब बांकेलाल सोच में पड़ गया कि अगर वो नहीं गया और उसने किसी और को चुन लिया तो उसका काम खराब हो जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं शिव मंदिर तक जरूर जाऊंगा और मौका लगेगा तो उस संदेश वाहक को ही रास्ते से हटा दूंगा, ताकि वो आगे किसी को न बता सके कि राजा की जिंदगी क्यों और कैसे खतरे में है। बांकेलाल के दिमाग में एक शैतानी प्लान चालू हो गया। फिर घोड़े पर सवार बांकेलाल नगर से बाहर मैंने शिव मंदिर की ओर बढ़ चला। जैसे ही वो शिव मंदिर के निकट पहुंचा, उफ, अभी तक तो पैरों से फूलों को टपकते सुना था, लेकिन मुझ पे ये कैसी मुसीबत टपक पड़ी। अचानक उसके ऊपर कोई गिर पड़ा था। अगले ही पल, खबरदार बांकेलाल, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ये दोनों थे जासूस चौपट और पोपट। तुम लोग कौन हो और तुम्हारी इस तरह हरकत का मतलब क्या है? बांकेलाल पूछ रहा उनसे। हम हैं उधमपुर के जासूस शिरोमणि पोपट और चौपट, और हम अपने महाराज के आदेश पर तेरा अपहरण करने आए हैं। दोनों ने सारी बात बता दी। और देखो बांकेलाल, हमने कितनी चालाकी से तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया। ही
दोनों अपने कामयाबी पे खुश भी हो रहे हैं। अगले पल लेकिन तुम्हारा बड़ा चौपट का एक जोरदार घुसा बांके की खोपड़ी से टकराया और वह चेतना खो बैठा। चौपट ने एक ही घुसे में बांके को बेहोश कर दिया। फिर बांके की चेतना लौटी तब, जबकि बांकेलाल तब तक उधमपुर के महाराज के पास पहुंच चुका था। राजा उधम सिंह, मेरा मतलब महाराज, मेरा क्या कसूर है जो आप मेरे साथ यह सलूक कर रहे हैं? आहा, राजा उधम सिंह मजे ले रहे। बांकेलाल, हम तुमसे प्रतिशोध मिलेंगे, हम तुम्हें बड़ी भयानक मौत देंगे, क्योंकि तू ही वो शख्स है जिसके कारण आज मैं चक्रवर्ती राजा उधम सिंह के बजाय सिर्फ राजा उधम सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। सिर्फ तेरे ही कारण विशालगढ़ से तिगुनी सैन्य शक्ति का स्वामी होते हुए भी मैं विशालगढ़ को अपने राज्याधीन न कर सका। क्षमा महाराज। अब जबकि आप जान ही चुके हैं कि मैं विशालगढ़ की सेना आपके सेना के मुकाबले आधी से भी कम है, आप फिर विशालगढ़ पर आक्रमण क्यों नहीं कर देते? अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम राजा विक्रम सिंह से संधि कर चुके हैं और चूंकि संधि प्रस्ताव हमारी तरफ से भेजा गया था, अतः हम चाहकर भी युद्ध की पहल नहीं कर सकते। तब बांकेलाल के मस्तिष्क में एक नई शरारत ने जन्म लिया। और महाराज, यदि आप मेरे प्राण बख्श दें, मैं आपको ऐसा उपाय बता सकता हूँ कि राजा विक्रम सिंह और उसकी सेना में निश्चित युद्ध होगा और युद्ध के पहल भी स्वयं राजा विक्रम सिंह ही करेंगे। यदि तुम्हारी उपाय से ऐसा संभव हुआ तो हम न केवल तुम्हें अभय दान देंगे बल्कि ढेर सारा इनाम देंगे। इनाम नहीं महाराज, मेरी एक शर्त है। क्या? और महाराज उधम सिंह चकित हो रहे हैं। युद्ध में आपकी विजय होते हैं तो आप विक्रम सिंह को जीवित नहीं छोड़ेंगे और उनका जीता हुआ राज मुझे सौंप देंगे। फिर मैं आपका प्रतिनिधि के रूप में विशालगढ़ का राज सिंहासन पर बैठूंगा। हमें तुम्हारी यह शर्त मंजूर है? तुम उपाय बताओ। महाराज तैयार हो गए। तो सुनो महाराज, राजा विक्रम सिंह न केवल मेरी इज्जत करते हैं बल्कि वो मुझे अपने से ज्यादा चाहते हैं। यदि किसी तरह यह बात उन तक पहुंचा दी जाए कि फिर बांकेलाल राजा उधम सिंह को अपनी योजना बताने लगा, जिससे सुनते हुए उधम सिंह की आंखें भयानक अंदाज में चमकने लगी। फिर पूरी योजना सुनने के बाद उधम सिंह पोपट और चौपट से बोला, तुम लोग विशालगढ़ जाकर बांकेलाल की योजना अनुसार अपना कार्य करो। जी महाराज। तो ये योजना बांकेलाल, चौपट, पोपट और महाराज उधम, इन्हीं 4 लोगों के बीच की है। पोपट और चौपट के जाने के बाद बांकेलाल, मुझे खेद है कि जब तक तुम्हारी योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो जाती तुम्हें इसी तरह हमारा बंदी बनकर रहना होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं महाराज। बांकेलाल तो खुश हो रहा है कि अब वो राजा बन ही जाएगा। विशालगढ़ का राजा बनने के लिए मैं यह कष्ट भी सहन करने के लिए तैयार हूँ। इधर पोपट और चौपट विशालगढ़ पहुंचकर बांकेलाल की योजना अनुसार जगह जगह प्रचार करने लगा। अरे भाई, तुमने सुना? उधमपुर के राजा उधम सिंह ने अपने बांकेलाल जी का अपहरण करवा लिया है। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है भाइयों। बांकेलाल का अपहरण? ये दोनों जासूस जानबूझ के जनता में ये बातें फैला रहे। क्या बांकेलाल जी का अपहरण? लेकिन उधमपुर के राजा ने ऐसा क्यों किया? यह तो वही जाने। शीघ्र यह खबर विक्रम सिंह तक पहुंची। महाराज की जय हो। पूरे नगर में चर्चा है कि बांकेलाल जी का अपहरण हो गया। क्या आप बकते हो? महाराज, मुझे भी कुछ गड़बड़ नजर आती है, क्योंकि बांकेलाल कल से तो ना तो राज दरबार में आए, ना ही उन्हें कल से किसी ने देखा है। लेकिन महामंत्री जी, भला बांकेलाल का अपहरण कौन और क्यों करेगा? महाराज, नगर में चर्चा है कि बांकेलाल जी का अपहरण में उधमपुर के राजा का हाथ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उधम सिंह हमारा मित्र है, वो भला ऐसा क्यों करने लगा? महामंत्री जी, सबसे पहले तो आप इस बात की जानकारी लें कि बांकेलाल का अपहरण हुआ है या कहीं वो स्वयं। जी मैं समझ गया महाराज। फिर महामंत्री तुरंत ही दरबार से निकल लिए और काफी समय बाद जब वो राज दरबार में वापस लौटा तो महामंत्री, आपके परेशान चेहरा बता रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ अवश्य है। जी महाराज, बांकेलाल का होगा ही कल से कोई पता नहीं और पूरे नगर में इस बात की चर्चा है कि उनका अपहरण हुआ है और अपहरण में उधम सिंह का हाथ है। ओह, अब तो महाराज विक्रम सिंह चिंतित हो गए। महामंत्री, फौरन ही एक दूत उधमपुर भेज दीजिए और दूत के हाथों क्या संदेश भेजना है आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। जी महाराज। और उसी दिन शाम तक विशालगढ़ के राजदूत उधमपुर पहुंच गया। महाराज की जय हो। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह का संदेश है कि उनके सुनने में आया है कि आपके इशारे पे विशालगढ़ के राज अतिथि बांकेलाल जी का अपहरण हुआ है। ओह, बांकेलाल के योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया। जबकि उधम सिंह मन ही मन सोच रहा है, यदि वास्तव में यह बात सच है तो आपके राज की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये विक्रम सिंह जी का राजदूत बोल रहा है महाराज उधम सिंह। अगले पल, गुस्ताख राजदूत, तेरी यह मजाल की तू भरे दरबार में हमारे सामने इतने ऊंचे स्वर में बोले। सेनापति, इस गुस्ताख की गर्दन उतरवाकर विशालगढ़ भिजवा दो। जो हो गया महाराज। और फिर उधर महाराज विक्रम सिंह के दरबार में, महाराज की जय हो। हमारे महाराज ने यह जवाब भेजा है आपके संदेश का। क्या? राजदूत की हत्या? सब चौंक गए। राजदूत, हम चाहे तो इसी समय तुम्हारी गर्दन काटकर उधम सिंह का जवाब उन्हीं को लौटा दें, लेकिन हम जानते हैं कि राजदूत की हत्या पाप है। अतः जाकर उधम सिंह को कहो कि युद्ध के लिए तैयार हो जाए। महाराज बड़े दयालु हैं आप। महाराज की जय हो। बेचारा क्या न करता। दूसरे दिन ही राजा विक्रम सिंह अपनी सेना लेकर उधमपुर की ओर चल पड़ा। उधमपुर के राजा को तो इसी पल की प्रतीक्षा थी। जैसे ही विक्रम सिंह की सेना युद्ध के मैदान में पहुंची, उधम सिंह की सेना ने सुनियोजित ढंग से उन्हें तीनों ओर से घेर लिया। उधर युद्ध की खबर चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह तक भी पहुंची। क्या? धमाजी ने उधमपुर पर चढ़ाई कर दी और हमें इस बात की खबर तक नहीं है? सेनापति, सेना को कुछ करने का आदेश दो। हमें तुरंत ही दामाद विक्रम को मदद के लिए पहुंचना है। जो आ गया महाराज। चंदन सिंह महाराज विक्रम सिंह के ससुर है, क्योंकि उनकी बेटी स्वर्णलता महाराज विक्रम सिंह की पत्नी है। और इस तरह खबर पाते ही कौशलपुर के राजा कुशल सिंह भी राजा विक्रम सिंह के मदद के लिए चल पड़े,
क्योंकि उन दोनों में अच्छी मित्रता थी। इधर युद्ध के मैदान में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। मारो, हिच, काट डालो। लेकिन चूंकि राजा विक्रम सिंह की सेना तीन तरफ से घिरी हुई थी, अतः युद्ध में वो ज्यादा नुकसान उन्हीं का हो रहा था। किंतु फिर भी विक्रम सिंह पूरी हिम्मत और बहादुरी के साथ युद्ध लड़ रहे थे। महाराज विक्रम सिंह डटे हुए हैं। तभी दो अलग दिशाओं से कौशलपुर और चंदनगढ़ की सेनाएं भी उनकी मदद के लिए पहुंच गई। आक्रमण, आक्रमण। अब उधमपुर की सेना तीन राज्यों की सेनाओं के बीच में गिर गई। अब पासा पलट गया। मारो, काटो, मारो, उफ, अब तो मेरी हार निश्चित है। अब राजा उधम सिंह सोच रहे हैं, क्योंकि तीन राज्यों की सेना उनके ऊपर अकेले टूट पड़ी है। फिर जल्दी उधमपुर की सेना के पांव उखड़ गए। भागो, भागो। ओह, जान बचाकर भाग लेने में ही भलाई है। सारी सेना भागने लगे राजा उधम सिंह के। अगले पल उधम सिंह मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ और फिर महाराज उधम सिंह भी भाग गए युद्ध क्षेत्र से। इस तरह उधमपुर के राजमहल में विशालगढ़ का झंडा फहराया गया। तब महामंत्री, सबसे पहले बांकेलाल की तलाशी की जाए और जल्दी कोई सूचना हमें सुनाई पड़नी चाहिए। जी महाराज। उधमपुर के राजमहल में थोड़ी देर तलाश करने के बाद, अरे यह किसी गुप्ता खाने का माल समझ में आ रहा है। फिर हुजूर, वो देखिए बांकेलाल जी। अरे यह महामंत्री का बच्चा यहाँ तक कैसे पहुंच गया? हो न हो मेरी पोल खुल चुकी है। जबकि बांकेलाल को समझ में आ रहा कि सब उल्टा हो गया। सैनिक, जल्दी से बांकेलाल जी को बंधन से मुक्त करो। महामंत्री जी, मुझे क्षमा कर दें। वो राजा उधम सिंह जी। घबराई नहीं बांकेलाल जी, अब उधम सिंह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि राजा विक्रम सिंह ने उन्हें परास्त कर दिया है और वो अपना राजपाट छोड़कर भाग गए हैं। अब यह राज हमारे राज्याधीन है। अब तो बांकेलाल और भी आश्चर्यचकित हो गया। इधर युद्ध के मैदान से भागा राजा उधम सिंह एक निर्जल जंगल में पहुंचा और तो मारे भूख के उसका बुरा हाल था। उफ, यह मैंने क्या मूर्खता कर दी। वो कौन सी अशुभ घड़ी थी जब मैंने राजा विक्रम सिंह से टकराने की सोची थी। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? राजा उधम सिंह बहुत ही परेशान है और सोच रहे हैं। इसी तरह के कई प्रश्न मन में लिए वह जंगल में भटक ही रहा था कि तभी, अरे यह बियाबान जंगल में इतना शानदार महल, भला किसका महल हो सकता है यह? चलकर देखें, शायद यहाँ पेट भर खाने के लिए कुछ भोजन पानी का व्यवस्था हो जाए। फिर जैसे ही वो महल के मुख्य द्वार पे पहुंचा, अचानक से एक जादूगर प्रकट हुआ। कौन है तू? और जादूगर डांगा के इलाके में प्रवेश करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम उधम सिंह है। मैं आपसे कुछ समय पहले उधमपुर का राजा था, लेकिन उधम सिंह ने अपनी सारी राम कहानी क्या सुनाई जादूगर को। ठीक है, अंदर चलो। अंदर ले जाकर जादूगर डांगा ने पहले उधम सिंह को भोजन कराया। फिर, अब बोलो राजन, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जादूगर डांगा, तुम मेरी मदद क्या? हाँ, यदि तुम अपनी जादुई शक्ति के बल पर उस कमीने बांकेलाल को यहाँ बुला दो तो मैं तुम्हारा एहसान मंदूंगा, क्योंकि उस कमीने के कारण ही मुझे अपना राजपाट खोना पड़ा है। उस कमीने के जान से मारने के बाद ही मेरी मन को शांति मिलेगी। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी वंचित व्यक्ति बांकेलाल को तुम्हारे सामने हाजिर करता हूँ। फिर जादूगर ने उस कमरे के कोने में मेज पर पड़ी एक खोपड़ी के पास पहुंचा और मनी मंद कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। ए शैतान खोपड़ी, इस राजा के दिलो दिमाग पर बसी बांकेलाल नाम के इंसान की तस्वीर देख और फिर मुझे दिखा वह इंसान इस समय कहाँ है और क्या कर रहा है। जो हुक्म आका, खोपड़ी बोल रही है। तुरंत ही उस खोपड़ी का विकराल मुंह खुला और पहले उसमें उधमपुर के राजमहल का बाहरी दृश्य उभरा। यह तो मेरे राजमहल का दृश्य है। और फिर यही है वो बांकेलाल जिसकी तस्वीर सामने खड़े राजा के दिलो दिमाग पर अंकित है। बांकेलाल खराटे ले रहा है। क्यों राजन, यही है बांकेलाल? हाँ, यही है वो पाजी। एक बार फिर से जादूगर डांगा मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। उधर गहरी नींद में सोए बांकेलाल के बदन एकाएक ऐंठने लगा और उसकी नींद भी खुल गई। यह क्या, मेरा बदन क्यों ऐंठ रहा? हाय, तभी, अरे यह क्या, लोग मरने के बाद पशु पक्षियों की योनि में आते हैं और मैं जीवित ही तोते की योनि में कैसे आ गया? जादूगर डांगा ने मंत्र से बांकेलाल को तोता बना दिया। फिर पता नहीं यह सब क्या चमत्कार है। मुझे लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींचे जा रही है। तो बांकेलाल तोता बन गया और अपने आप ही उड़ा चला जा रहा है जादूगर डांगा की तरफ। फिर थोड़ी देर बाद वो जादूगर डांगा के महल में पहुंच चुका था। अगले पल, लीजिए राजन, आपका अपराधी आपके सामने हाजिर है। राजा उधम सिंह। बांकेलाल चौंक गया देख के। मेरा अपराधी यह तोता? लेकिन राजन, यह कोई साधारण तोता नहीं बल्कि बांकेलाल है, जिसे मैंने अपनी शक्ति से तोता बनाकर यहाँ बुलाया है। देखो, मैं अभी इसके असली रूप में लाता हूँ इसे। फिर जादूगर मनी मन मंत्र पढ़ता है। शैतान की खोपड़ी, इसे असली रूप में बदल दे। अगली पल बांकेलाल अपने इंसानी रूप में आ गया। महाराज, यह सब क्या चक्कर है? बांकेलाल। महाराज उधम सिंह गुस्सा हो रहे हैं। दोस्त, मैं अभी तुझे बताता हूँ कि चक्कर क्या है। कहने के साथ ही उधम सिंह ने म्यान से तलवार निकाली और ये ले पाजी। उधम सिंह ने तलवार बांकेलाल की गर्दन पे चला दी, लेकिन बांकेलाल नीचे झुककर बच गया। महाराज, मुझे मारने से पहले कम से कम मेरा कसूर तो बताइए। पाजी, मेरा सब कुछ नाश कर अब मुझसे ये पूछता है कि मेरा कसूर क्या है? क्षमा करें महाराज, मैं आपकी किसी भी स्थिति का कतई उत्तरदायी नहीं हूँ। मैंने तो हमेशा आपका भला चाहा है, लेकिन शायद भाग ने मेरा और आपका साथ नहीं दिया। लेकिन महाराज, मेरे दिमाग में भी एक ऐसी शानदार योजना है जिससे न केवल आपका खोया राज वापस मिलेगा, बल्कि विशालगढ़ का राज सिंहासन भी आपका होगा।
कैसे? महाराज पूछ रहे हैं उससे। सुनिए महाराज, यदि ये जादूगर अपनी तंत्र विद्या से विक्रम सिंह का रूप आपको दे दे तो मैं किसी बहाने फिर बांकेलाल अपनी योजना उधम सिंह को बताने लगा, जिसे सुनकर उधम सिंह की आंखें भयानक अंदाज में चौंकने लगी। क्या ऐसा संभव है जादूगर डांगा? अवश्य संभव है राजन, लेकिन आपकी मदद सिर्फ इसी शर्त पे कर सकता हूँ कि राजा बनते ही आपको मेरी भी मदद करनी होगी। मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करने के लिए वचन देता हूँ, बस तुम बांकेलाल की योजना अनुसार मेरी मदद कर दो। चलो बेटा बांके, फिलहाल तो अपनी जान बची, आगे का आगे देखा जाएगा। बांकेलाल सोचा चलो अभी के लिए तो जान बच गई। जादूगर डांगा कहता है, अवश्य राजन, ऐ शैतान की खोपड़ी, मुझे इस राजा के दिलो दिमाग में बसी राजा विक्रम सिंह की तस्वीर दिखा दे, जो हुक्म मेरे आका। अगले ही पल, आका यही है विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह। तो जादूगर की खोपड़ी का जो मुंह खुलता है तो वो टीवी स्क्रीन का काम करता है, उसमें सब दिख जाता है। फिर जादूगर ने मनी मन कोई मंत्र पढ़ा तो वाह, चमत्कार हो गया। अब आपकी शकल उस सूरत हूबहू राजा विक्रम सिंह से मिलती है। राजा उधम सिंह राजा विक्रम सिंह बन चुका था। और फिर राजा उधम सिंह ने आईने में अपनी बदली हुई सूरत देखी तो संतुष्टि से सिलसिलाता हुआ बोला, हाँ तो बांकेलाल, अब अपनी योजना अनुसार अगला कदम तुम्हें उठाना है। जी मैं तैयार हूँ। फिर बांकेलाल उसी रात उधमपुर के राजमहल में पहुंच गया और अपने सैन्य कक्ष में जाकर सो गया। और दूसरे दिन सुबह सवेरे होते ही राजा विक्रम सिंह के सैन्य कक्ष में पहुंचा। आओ आओ बांकेलाल, सुबह सवेरे कैसे आना हुआ? महाराज, मैंने सोचा क्यों ना आज सुबह ही सैर पे चला जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहते हैं सुबह की सैर से सेहत ठीक रहती है, हम भी तुम्हारे साथ सैर करने चलेंगे। जी हाँ। वाह, बन गया काम, लग रहा है वाकई का प्लान सफल होने जा रहा है। फिर दोनों अपने अपने घोड़ों पे सवार होकर सैर के लिए निकल पड़े। इस मूर्ख को पता नहीं कि यह सुबह के सैर के लिए नहीं बल्कि मौत के मुंह में जा रहा है। काफी देर घूमने के बाद बांकेलाल, मेरे ख्याल से काफी सैर हो चुकी है, अब वापस लौट जाए। बस महाराज, आगे घना जंगल है, अब इतनी दूर आ ही गए तो क्यों ना लगे हाथ शिकार का भी आनंद लिया जाए। जैसी तुम्हारी इच्छा बांकेलाल, पहले सैर फिर शिकार। लगता है इसके पीछे कोई उद्देश्य है बांकेलाल का, और यह भी तय है कि बांकेलाल जो भी कुछ कर रहा है या करेगा उसमें मेरा भलाई ही होगी। और फिर अरे बांकेलाल, देखो इस बियाबान जंगल में इतना सुंदर महल, हमारा आ जाइए देखें तो भला इस सुंदर महल का स्वामी कौन है। अगले ही पल, आश्चर्य, यह तो हमारे राजमहल से भी सुंदर भवन है, क्योंकि ये तो जादूगर डोंगा का है। फिर जैसे ही दोनों ने महल में प्रवेश किया, आओ आओ राजा विक्रम सिंह, आखिर तुम फंसी गए हो न बांकेलाल की जाल में। हाँ, राजा विक्रम सिंह बने राजा उधम सिंह बोल रहा है। बांकेलाल, यह मेरा हमशक्ल कौन है और यह सब क्या चक्कर है? यह सारा चक्कर हम तुम्हें समझाते हैं राजा विक्रम सिंह, जादूगर बोल रहा है। यह तेरा हमशक्ल और कोई नहीं बल्कि उधमपुर का राजा उधम सिंह है, जिसे मैंने मंत्र बल पर तेरा हमशक्ल बना दिया है, और अब यह तुझे मार देंगे। फिर तुम्हारे रूप में तुम्हारी जगह राजा उधम सिंह विशालगढ़ और उधमपुर के राजा होंगे। हाँ, और तुम्हारे षड्यंत्र में बांकेलाल भी शामिल है। महाराज, मौके का फायदा तो हर इंसान को उठाना ही चाहिए। ही और तो बांके खुल के बोल रहा है, पाजी नमक हराम, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज गुस्सा हो रहे हैं और अपनी तलवार उठा ली, लेकिन इससे पहले कि वो बांके पर वार करते तभी जादूगर के इशारे पे मानव खोपड़ी से रोशनी की एक किरण निकली और चटाक, महाराज के हाथ से रोशनी की किरण टकराई और महाराज के हाथ से तलवार छूट गई। तब, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा विक्रम सिंह। ठहरो महाराज, बांकेलाल रोक देता है उधम सिंह को। महाराज, फिलहाल आप विक्रम सिंह को वध न करें, क्योंकि आपने इनके शक्लो सूरत तो पाली, लेकिन अभी आप इसके सारे कार्यकलापों का रहस्यों से परिचित नहीं है, जिनको कि जानना आपके लिए जरूरी है, ताकि किसी नाजुक अवसर पर आपका भेद न खुल सके। बांकेलाल बड़े पते की बात कर रहा है। लेकिन यह हमें अपने जीवन के सारे रहस्य से परिचित ही क्यों करवाएगा? महाराज, क्यों न फिलहाल इसे यही जादूगर के महल में कैद रखा जाए और आप चलकर उधमपुर और विशालगढ़ के राजकाज देखें, और यदि किसी अवसर पर कोई ऐसी बात फंसती है तो जिसकी जानकारी सिर्फ इसे है, तो हम यहाँ आकर वह जानकारी इससे उगलवा लेंगे, और फिर प्रजा और दरबारियों के बीच जैसा आपका विश्वास बढ़ जाएगा वैसे ही इसकी कहानी खत्म कर दी जाएगी। बांकेलाल पूरा फुल प्रूफ प्लान बना के दे दिया है। दोस्त षड्यंत्रकारी, महाराज गुस्सा हो रहे मनी मन। ठीक है, इसे जादूगर डांगा संभालेगा और हम चलते हैं इसके राजपाट संभालने। राजा उधम सिंह, जो कि विक्रम सिंह जी के शकल में बोल रहा है। और फिर जैसे बांकेलाल और राजा विक्रम सिंह के वेश में राजा उधम सिंह उधमपुर के राजमहल में पहुंचे तो उन्होंने वहां मंत्री धर्म सिंह और मंत्रियों को अपनी प्रतीक्षा करते पाया। महाराज, कहाँ चले गए थे आप? आज पहली बार आपका दरबार उधमपुर के राज दरबार में लगना है, अतः यहाँ की प्रजा बड़ी बेचैनी से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। चलिए महामंत्री, हम राज दरबार ही चलते रहे हैं। फिर दरबार पहुंचते ही राजा विक्रम सिंह की जय, राजा विक्रम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। सब दरबारी और प्रजा राजा विक्रम सिंह का गुणगान कर रहे हैं। और अभी इन नारों की ध्वनि कुछ कम ही हुई थी कि तभी, दोस्त विक्रम सिंह, मैं आ गया हूँ तेरी मौत बनकर। तो एक आदमी आ गया वहां पे विक्रम सिंह को मारने। तू कौन हो तपस्वी वर्ग और क्या चाहते हो? विक्रम सिंह, मैं तेरी मौत हूँ और तुझे मारने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन क्यों? विक्रम सिंह, आज से 10 वर्ष पूर्व तूने मेरे बापू को चोरी के झूठे आरोप में 20 कोरों की सजा दी थी। मेरे बापू कोरों की मार सह न सका और उसने दम तोड़ दिया, और तभी मैंने इससे बदला लेने की कसम खाई थी। फिर मैंने 10 वर्षों तक महादेवी की तपस्या करके उनसे यह अमोघ अस्त्र प्राप्त किया है।
तो यह कहानी है इसकी। इसका वार कभी खाली नहीं जाता, अतः अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। कहने के साथ ही तपस्वी से दिखते वाले उस युवक ने अमोघ अस्त्र विक्रम सिंह के वेश धरे उधम सिंह पर फेंका। आह, खचाक, उफ। फिर अगले ही पल बांकेलाल ने आगे बढ़कर उस तपस्वी से दिखने वाले युवक की गर्दन उड़ा दी। आई दुष्ट, ये ले अपने कर्मों का दंड भोग। महामंत्री, यह सब क्या हो रहा है राज दरबार में? मारे गए ये कमबख्त कहां से आ गया? दूसरा राजा विक्रम सिंह। अच्छा, तो इतने में असली राजा विक्रम सिंह भी पहुंच गए। महामंत्री एक पल के लिए तो इन तेजी से घटती घटनाओं को देखकर जड़सा हो गया, लेकिन अगली पल, सैनिकों गिरफ्तार कर लो इस बहरूपिये को। सैनिक आगे बढ़े। रुको महामंत्री धर्म सिंह, मैं असली राजा विक्रम सिंह हूँ। बहरूपिया तो यह है जो मरा पड़ा है। इसी बात की पुष्टि तुम इस नमक हराम बांकेलाल से कर सकते हो। लेकिन तब तक बांकेलाल अपने बचाव की कहानी सोच चुका था, अतः वह मुस्कुराता हुआ बोला, महाराज ठीक कर रहे हैं, यह उधमपुर का राजा उधम सिंह है। आगे की सारी कहानी मैं बताता हूँ। आश्चर्यजनक, सब अभी आश्चर्य में ही है। युद्ध में पराजित होने के बाद उधम सिंह किसी तरह जादूगर डांगा के पास पहुंचा और फिर उसकी मदद से उसने मुझे तोता बनाकर मेरा अपहरण करवाया। लेकिन तोता के रूप में जब जादूगर की तंत्र शक्ति से जादूगर के महल की ओर खींचा जा रहा था तो रास्ते में, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मार। महादेवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा अस्त्र दें जिसके वार कभी खाली न जाए और मैं अपने दुश्मन राजा विक्रम सिंह का अंत कर सकूं। तो बांकेलाल ने उस तपस्वी युवक और उसके वरदान वाली कहानी सुनाई। तब, यह ले वत्स, यह अमोघ शस्त्र, इस अमोघ शस्त्र का वार कभी खाली नहीं जाता, लेकिन यह अस्त्र तुम सिर्फ एक ही बार प्रयोग कर सकते हो। महादेवी, मेरा सिर्फ एक ही दुश्मन है, मुझे इसका दोबारा प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। उफ, तो इसका मतलब है मेरे अन्नदाता के प्राण खतरे में हैं। कैसे बचाऊं मैं राजा विक्रम सिंह के प्राण? फिर जादूगर के महल में पहुंचने पर जब मैंने जाना कि जादूगर अपनी मंत्र विद्या द्वारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में बदल सकता है, तो मैंने आपके दुश्मन उधम सिंह को आपकी जगह तपस्वी युवक के हाथों मरवाने के लिए यह योजना बनाई। तो क्या तुमने मेरे प्राण बचाने के लिए यह सब किया? अब राजा चौंक रहे हैं। जी हाँ महाराज, आप तो जानते कि मैं आपके सपने में भी कभी बुरा नहीं सोच सकता। कितना फेंक रहा बांकेलाल। उफ बांकेलाल, तुम कितने महान इंसान हो, और अनजाने में तुम्हें गलत समझ कर कितना बड़ा बुला कहा बैठा। लेकिन महाराज, आप जादूगर डांगा की कैद से निकलने में कैसे काम आया हुआ है? अरे उसकी कैद से निकलना मेरे लिए कोई मुश्किल काम साबित नहीं हुआ। मुझे संदेह था कि उसके जादूगर की जान इस खोपड़ी में है। अवसर पाते मैंने उस खोपड़ी पर प्रहार कर दिया। खोपड़ी के 2 टुकड़े होते ही सचमुच जादूगर भी मर गया और मैं भागकर यहाँ आ गया। पूरी कहानी समझ में आती दरबार में उपस्थित दरबारी और मंत्रीगण बांकेलाल की प्रशंसात्मक दृष्टि से देखने लगे। वाह, कितनी बुद्धिमता से बांकेलाल जी ने न केवल महाराज की जान बचाई बल्कि उन शत्रु को भी हमेशा हमेशा के लिए उनके रास्ते से हटा दिया। वाकई बांकेलाल जी असाधारण बुद्धिमान है। सब बांके की प्रशंसा कर रहे हैं। चलो जान तो बची, लेकिन हर बार की तरह किस्मत ने फिर मेरे साथ मजाक किया है। काश मुझे पहले पता होता कि कोई राजा विक्रम सिंह के जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है तो मैं कतई कोई योजना न बनाता। तो दोस्तों, ये थी जादूगर डांगा और बांकेलाल की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो, गुदगुदी आ रही हो। तो ऐसे ही गुदगुदाते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।